Good evening, everybody. Myself Dipesh Kumar. I am also a SST teacher of 10th class सामाजिक विज्ञान, जो कि एक अन्य महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हम कह सकते हैं 10th क्लास के अंदर, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। तो मैं जो आज आपके इस जो नए लॉकडाउन के बाद जो इस 10th बोर्ड की जो SST स्टार्ट करने जा रहा हूँ, शुरुआत करने जा रहा हूँ इसके अंदर, इसमें मैं आपको इसका थोड़ा परिचय दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको उसका परिचय जानना होगा कि इसके अंदर आपके हिस्ट्री आएगी, नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे, आप भूगोल पढ़ेंगे, अशास्त्र पढ़ेंगे, सड़क सुरक्षा पढ़ेंगे और स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन पढ़ेंगे। अब ये तो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। अब इसमें ये कितने मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इतिहास के क्वेश्चंस रिलेटेड आएंगे आपके 20 मार्क्स के, नागरिक शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 18 मार्क्स के, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएंगे 18 मार्क्स से, और सड़क सुरक्षा से संबंधित आएंगे 2 मार्क्स के, और स्वच्छता ठोस कचरा प्रबंधन से भी 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो 2 चैप्टर पे, 2 कंसेप्ट पे जरूर ध्यान देना है। एज ए माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास कि इतिहास और नागरिक शास्त्र पे आपको बहुत जोर देना है, क्योंकि 20 मार्क्स का इसमें अंक बार बताया जा रहा है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। ये तो बात होगी अंक बार की 80 मार्क्स की, टोटल 80 मार्क्स की। देन आफ्टर हम देखते हैं कि इसमें आपका सिलेबस जो स्टार्ट होता है वो पहला होता है स्वर्णिम भारत से। कहाँ से स्टार्ट होता है? स्वर्णिम भारत। तो स्वर्णिम भारत को अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें जो स्टार्ट होगा वो 1208 से होगा। याद रखना ये सन, स्वर्णिम भारत का जो इतिहास होगा वो 1208 से शुरुआत होगा, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे महाजनपद काल। जो स्वर्णिम भारत के अंदर 1208 के अंदर जो हम महाजनपद काल पढ़ेंगे वो उसमें राजस्थान से रिलेटेड भी महाजनपद काल पढ़ेंगे, और महाजनपद काल इंडिया लेवल के चित्र में भी अपन महाजन काल को पढ़ेंगे। अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप भी मेरे साथ जो उसको अकॉर्डिंग चलिए। मैं जैसे पेज पलटता हूँ, पेज चेंज करता हूँ, आपको भी साथ में देखते हुए चलना है, जिससे आपको बहुत अच्छी बेस्ट तैयारी होगी, प्रिपरेशन होगी, जो कि पॉइंट वाइज होगी। हम लेते हैं अब स्वर्णिम भारत, जिसको हम स्टार्ट करेंगे 1206 से। और आपको ध्यान से सुनना है कि स्वर्णिम भारत स्टार्ट क्यों हुआ, क्यों इसको स्वर्णिम भारत बोला गया। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। उत्खनन यानी जो खोजे हुई, उत्खनन का मतलब होता है खोजे करना, और पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक अवशेष कौन खोजता है? जो खोज करने वाले होते हैं उनको पुरातात्विक वाले बोलते हैं। के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति के अंदर खोजे हुई पुरातत्व का निर्माण हुआ, जो पुराने खोजे की गई संस्कृति का जो है, इसमें इनको प्राप्त कर इनके बारे में जानकारी लेकर वो जनता के सामने रखी गई। इसलिए इसको भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। जो भी समुद्र के पार के प्रदेश होते थे इनको द्वीपांतर, जो द्वीप के किनारे आए हुए उनको क्या कहते थे? हमेशा जो द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलायनों, शक्तिशाली जलायनों का मतलब जो भी शक्तिशाली जो भी जहाज होते थे वो बाहर समुद्र के किनारे से इंडिया के अंदर प्रवेश करते थे। में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया तक पहुंचे और वहां अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले स्वर्णिम भारत के अंदर जो हम पढ़ते आ रहे हैं, आज तक छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, वो है सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को उसके बाद पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, और महाभारत काल। आप ये कभी भी ध्यान रखना कि रामायण महाभारत 2 महाकाव्य हैं, जिसको हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता भी हम इसको डीपली पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे इतिहास के अंदर हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। वैदिक सभ्यता को भी हम पढ़ते जाएंगे, जिसको हमने क्या कहा? भारत का स्वर्णिम काल कहा। इन्हीं को ही कहा, सिंधु सभ्यता घाटी को कहा अपने, और अपने वैदिक सभ्यता को कहा, और किसको बोला यहाँ पे? अपने रामायण और महाभारत को अपने स्वर्णिम भारत का नाम दिया है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार में लोह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। पहले स्वर्णिम भारत इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे लोह का उत्पादन ज्यादा होता था, लोहे का उत्पादन, व्यापार और ट्रेडिंग ज्यादा होती थी। लोह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, ये मेन हथियार थे इंडिया के। स्वर्णिम भारत को बनाने में मेन हथियार क्या थे? कृषि थे, खेती करना, उद्योग करना, व्यापार करना, वाणिज्य। प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। देखो यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे अब जनपद बनने शुरू हो गए, छोटे छोटे जन से
यानी छोटे छोटे स्टेट से बड़े महाजनपद बने। जन से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद, ये बनने शुरू हो गए, इसलिए स्वर्णिम भारत कहा जाता है। इसका यहाँ की शुरुआत होती है यहाँ से, ये स्वर्णिम काल बनने की। फिर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद फिर बने महाजनपद के रूप में विकसित हुए। पहले छोटे जन हुए, फिर जनपद हुए, फिर महाजनपद हुए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। मतलब उत्तर भारत में उस समय स्वर्णिम भारत में पहले पूर्ण सत्ता का अभाव था, कोई भी एक सत्ता किसी के हाथ में नहीं थी, स्थायी नहीं थी, अस्थायी होती जा रही थी। तो संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। मतलब अब पूरा भारत था, उसको अखंड भारत बनाना था, मतलब वो सब बिखरा हुआ था, उसको एक अखंड भारत का निर्माण करने की लक्ष्य था, वो बिखरा हुआ था। क्यों बिखरा हुआ था? ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। ये सब राज्य जिसमें हम पढ़ेंगे, पहले महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल से क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठते हैं। महाजनपद काल आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो ये था 600 से 325 ईस्वी पूर्व, पहले था 600 से, इसमें हमेशा डेट ध्यान रखना। महाजनपद काल के अंदर हमेशा डेट्स क्या होती है? उल्टी होती है। 600 से या 325 ईसा पूर्व कहा गया है, ये सन याद रखने हैं आपको। महाजनपद काल 600 से 325 ईस्वी पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। अलग अलग स्वतंत्र राज्य होने लगे, किसी का कोई फिक्स राजा नहीं था, किसी का कोई राजा सत्ता नहीं कर रहा था, अलग अलग राज्य बच चुके थे, विभक्त हो चुके थे, अखंड भारत का निर्माण नहीं हो चुका था, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे। आपको ध्यान रखना है, आपको कोई पूछ सकता है कि महाजनपद कितने थे, तो आपको पूरे टोटल इंडिया के अंदर 16 महाजनपद बताने हैं। 16 थे, और उसमें भी ताकतवर कौन था वो आगे बताएंगे कि सबसे उसमें 16 में उस समय स्वर्णिम भारत के अंदर 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर कौन था। इसमें थे, मैं आपको पढ़ा समझा देता हूं। इसमें से एक पहला था काशी, जिसको हम अभी बोलते हैं मोदी का सत्ता का शासन। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काशी में वहां से चुनाव जीते हैं, सांसद के चुनाव जीते। काशी को वाराणसी भी बोलते हैं, जो हरिद्वार नगरी है, जहाँ पे लोगों की मृत्यु के बाद वहां पे उनकी अस्थियां लेकर जाके वहां पे विसर्जन किया जाता है, वहां पे गंगा नदी उद्गम होता है। तो काशी एक पहले उस समय एक महाजनपद था। कुरु, जिसको अपन इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, जो महाभारत काल के समय में इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, जो किनका था? पांडवों का इंद्रप्रस्थ, जिसमें उनको जलाने की मारने की भी कोशिश की गई थी। अंग, अंग बोलते हैं, अंग एक उस समय भी एक महाजनपद था। अंग, जिसको किसको दिया गया था? ये महाभारत काल में कर्ण को दिया गया था। वेरी गुड, ये कर्ण को दिया गया था। ये किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा दिया गया था। मगध, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। पहले ही वापस रिपीट कर देता हूं, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आप साथ में नोट्स भी बनाते जा सकते हो, आप नोट्स भी बना सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बेटर रहेगा। वज्जी, विदेहा, मिथिला बोलते हैं इसको, मिथिला, जहां की मिथिला सीता रहती थी रामायण के काल में। मल, कुशावती, कुशीनारा, छेदी, शक्तिमती, सौतवती, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, जो कि अयोध्या कहते हैं उसको रामायण के काल का। बुद्ध काल में 2 भाग, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत, दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। पांचाल, जहां की गांधारी थी, गांधारी शकुनी महाभारत काल के पांचाल में रहते थे, जिसको पांचाली भी बोलते हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचित्र, दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। मत्स्य, मत्स्य को बोलते हैं आज के राजस्थान में, हम मत्स्य को क्या बोलते हैं? मत्स्य को विराटनगर बोलते हैं, जो कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में। और मत्स्य को मछली भी बोलते हैं। और मत्स्य विराटनगर पांडवों की स्थली कहा जा सकती है, क्योंकि जब वो अज्ञातवास बिताने आए थे तो वो विराटनगर मत्स्य नगर में ही आए थे। तो ये एक महाजनपद था। सूरसेन, मथुरा कहते हैं उसको। अशनक, पोतली पाटेली बोलते हैं उसको। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी बोलते हैं उसको। गांधार, और गांधार आपको पता ही है, तक्षशिला गांधार बोलते हैं उसको, ठीक है ना, महाभारत के काल से तक्षशिला। कंबोज और राजपुर, ये अंतिम थे महाजनपद। तो मैंने इसमें क्या क्वेश्चन उठाया? 16 महाजनपदों में सबसे खतरनाक था मगध। अब मगध के बारे में ही आगे इसकी पूरी हिस्ट्री इस पे डिपेंड करती है पूरी। उपयुक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। अब आपका क्वेश्चन यह उठता है कि राजतंत्र क्या होता है, वो भी मैंने समझा दिया। और गणतंत्र क्या होता है? राजतंत्र वो होता है जहाँ पे राजा शासन करता है, वो निरंकुश होता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, वो जनता पे शोषण करता है, पहले पढ़ा दिया मैंने।
और गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र जहाँ पे पूरी जनता का शासन होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। शोषण उनको पीड़ित करते हैं, मारते हैं, अत्याचार करते हैं, जैसे बाहुबली